गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन ने नेक्स्ट पिछली क्लास में जो पढ़ा था, जो सिलेबस पढ़ा था अपन ने 12th क्लास का, कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अपन को अपना बेस बताना है, किस प्रकार अपन को पढ़ना है। तो उससे पहले अपन को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और सिलेबस बताने के बाद मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, जो जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट का चैप्टर था। तो अपन आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज आप जल्दी से जल्दी साथ जुड़िए, अपन के वीडियो देखते रहिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो अपन ने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें अपन में रक्त का जो कॉमन पॉइंट था वो देखा था कि किस प्रकार जो ब्लड है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अपन उनमें से जो लिक्विड पार्ट अपन को दिखाई देता है वो क्या था, प्लाज्मा था। और जो सॉलिड पार्ट होता है यानी जो ठोस पदार्थ होता है वो कणिकाएं थी। उसके अलावा मैंने आपको उसके परसेंटेज भी बताए थे कि जो रक्त में प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो कणिकाएं होती है वो 45% होती है। यानी जो प्लाज्मा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका परसेंटेज भी ज्यादा है। इसलिए क्या है कि अपन को जो रक्त है वो हमेशा द्रव अवस्था में दिखाई देता है। और जो कणिकाएं थी उसका परसेंटेज था 45%, यानी 45% कणिकाएं थी। और उन्हीं के कारण जो वो कण होते हैं वो ब्लड के अंदर घुले हुए रहते हैं। अब अपन ने जो प्लाज्मा था उसको मैंने आपको बता दिया था विस्तार से। अब अपन पढ़ेंगे जो ग्रेन्यूल्स थी, कणिकाएं थी, उनको एक एक करके। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। अब देखते हैं अपन लाल रक्त कणिका के अंदर कि क्या क्या प्रोसेस होता है, उस लाल रक्त कणिका के अंदर किस प्रकार का उसका संगठन होता है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आरबीसी या रेड ब्लड सेल लिखा हुआ होता है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, हिंदी में इनको बोला जाता है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई या इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। आपको ये कोई नहीं पूछता है कि आरबीसी की पूरा नाम बताइए, आरबीसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको पूछते हैं इनका जो अलग से नाम है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है। या आपको दे दिया कि इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं। तो देखिए आपके सामने जो पहला पॉइंट है उस पे लिखा हुआ है इरिथ्रोसाइट। क्या है ये इरिथ्रोसाइट? जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी इरिथ्रोसाइट। उसी प्रकार अपन डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तीनों नामों को मैं साथ में लिख रही हूं ताकि आप कंपैरिजन करके याद कर सके, आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो तीसरी कणिका थी उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। और उसका तीसरा अलग से जो दूसरा नाम है वो नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आपके सामने तीनों प्रकार की कणिकाओं के मैंने जो अलग से नाम है वो लिख दिया। आप यहां से कंपैरिजन करके आसानी से याद कर सकते हो। जैसे आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आरबीसी ना लिख के बोल दिया इरिथ्रोसाइट या उसका कोई भी प्रोसेस है वो बताइए। तो जब तक अपन को आरबीसी का दूसरा नाम पता नहीं होगा कि भाई इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, तब तक अपन उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को समझ में नहीं आएगा कि ये किस कोशिका के बारे में पूछ रहा है। इसलिए अपन को इन तीनों कोशिकाओं के जो अन्य नाम है वो याद करने हैं, जैसे आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। तो अपन को ये नाम ध्यान रखना कि आरबीसी है वो इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है वो ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स है वो थ्रोम्बोसाइट है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि इसका आकार कैसा होता है। आपके सामने नाम लिखा हुआ है उभय अवतल। इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आता है, उभय प्लस अवतल। उभय प्लस अवतल, या अपन इसको एमबीजीएस भी बोल सकते हैं। उभय यानी दोनों तरफ से। उभय किसको बोलोगे, जो सेम चीज है वो दोनों तरफ हो उसको अपन बोलेंगे उभय। और दोनों तरफ से ये कैसी है, अवतल। अब देखो आरबीसी की जो शेप होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है, इस प्रकार का होता है आरबीसी।
यानी दोनों साइड से जो आकार है वो कैसा है, अवतल है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया कि आरबीसी का आकार होता है वो उभय अवतल होता है। ये आपको शेप दिखाई दे रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको याद रख सकते हो, या नाम से आपको अगर पता नहीं चले कि उभय अवतल कैसा होता है तो उभय अवतल यानी दोनों तरफ से अवतल है वो आरबीसी की क्या होती है, साइज या आकार शेप होता है। तो आप इसका नाम दे दिया कि आरबीसी को उभय अवतल प्रकार की कोशिका है। फिर आपके तीसरे सामने पॉइंट है वो है जीवन काल, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी लगभग आप कितने मंथ मान सकते हो, 4 महीने मान सकते हो। 4 महीने के बाद आरबीसी अपने आप नष्ट हो जाएगी और नष्ट होकर एक स्थान में या एक बॉडी के पार्ट में गिरते हैं, उसको बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन। आपके सामने जो 5वां पॉइंट है लिखा हुआ है आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं कि जब आरबीसी नष्ट होती है तो नष्ट होने के बाद वो जिस स्थान पर जाकर गिरती है उसको अपन क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान। और सामान्य जीवन में भी अपन कब्रिस्तान, डेड बॉडी जहां पर जलाई जाती है, दफनाई जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा को इंग्लिश में अपन बोलेंगे स्प्लीन। तो ध्यान रखना प्लीहा या स्प्लीन एक ही चीज है, और प्लीहा या स्प्लीन क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ध्यान रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी जब आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहने के बाद जब ये नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो यानी इसका जीवन पूरा हो जाएगा, और पूरा होने के बाद ये जिस स्थान पर जाकर गिरेगी उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान। और वो शरीर का कौन सा अंग है, प्लीहा या स्प्लीन। फिर आपका चौथा पॉइंट है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, यानी जो रेड ब्लड सेल है ये बनती किस स्थान पर है। तो आगे इसके नाम लिखा हुआ है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो। अब देखिए अस्थि मज्जा क्या है, ये कोई ऑर्गन नहीं है बल्कि ऑर्गन का ये एक पार्ट है, अंग का एक भाग है। आपके सामने नाम लिखा हुआ है अस्थि। अस्थि किसको बोलते हैं, हड्डी को। यानी अपने शरीर के अंदर जो हड्डी है, हड्डी के अंदर जो बीच का जो पार्ट है, खोखला भाग होता है, उसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। उसके अंदर एक बीच में द्रव पदार्थ भरा रहता है, और इस द्रव पदार्थ को ये अपन क्या बोलते हैं, इस द्रव पदार्थ को अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा, या अपन इसको बोलते हैं बोन मेरो। और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है हड्डी। यानी अस्थियों के अंदर, हड्डियों के अंदर बीच में जो द्रव पदार्थ भरा रहता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाल और एक होता है पीला। जो लाल वाला है वो किसका निर्माण करेगा, वो निर्माण करेगा आरबीसी का, और जो पीला वाला है वो किसका निर्माण करेगा, वो निर्माण करेगा डब्ल्यूबीसी का। तो आपको क्वेश्चन में दोनों ही पॉइंट देखने मिलेंगे कि आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा करता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा करता है। लेकिन अस्थि मज्जा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लाल और एक होता है पीला। जो लाल होगा वो आरबीसी बनाएगा, और जो पीला होगा वो क्या बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। अस्थि मज्जा कोई अंग नहीं है बल्कि अंग का एक भाग है, और भाग कौन सा, कि अस्थि है उसके बीच का जो खोखला भाग है, वो खोखला भाग के अंदर एक लिक्विड पार्ट भरा रहता है, द्रव पदार्थ भरा रहता है, और उस द्रव पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा। ये 2 प्रकार का, लाल और पीला। जो लाल वाला होगा वो आरबीसी बनाएगा, और जो पीला वाला होगा वो डब्ल्यूबीसी बनाएगा। उसके बाद कब्रिस्तान का अपन ने देख लिया। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है कार्य, कि आरबीसी का काम क्या होता है। अब देखिए आरबीसी अपने शरीर में रक्त में पाई जाती है, और ये आरबीसी काम क्या करेगी, सबसे पहला काम जो मैंने आपको पहले बता दिया था, रक्त को लाल रंग देना। अब रक्त को लाल रंग आरबीसी कैसे देगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, फेरस धातु Fe+2 के रूप में पाई जाती है। अब इस हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में होता है, आरबीसी रक्त में होती है, तो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग। तो जो हीमोग्लोबिन वाली प्रोटीन है वो किस में होगी, आरबीसी में होगी। अब अगर आरबीसी नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा और रक्त का रंग लाल भी नहीं हो सकता।
तो इसका महत्वपूर्ण कार्य अपन ये भी मान सकते हैं कि ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। वैसे नॉर्मली अगर आंसर पूछा जाए कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है तो आंसर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, तो ये आरबीसी का भी कार्य माना जा सकता है। उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है कि आरबीसी का जो कार्य है गैसों का परिवहन करना। अब गैसें कौन कौन सी? अपने शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार की गैसें आदान प्रदान होती है। वो कौन कौन सी है? पहली गैस है ऑक्सीजन O2 और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अपने शरीर में मुख्य रूप से ये दोनों गैसें ही चलती है। अपन श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? अपन जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, अपन ने जब श्वास लिया तो ऑक्सीजन गैस ली, ये ऑक्सीजन गैस आगे जाएगी फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, और लंग्स के पास ऑक्सीजन पड़ी हुई है। उस ऑक्सीजन को अपने पूरे शरीर के अंदर भेजना है, तो वो भेजने का काम कौन करेगा? आरबीसी करेगी, क्योंकि आरबीसी आएगी फेफड़ों के अंदर, यानी खून की जो नलिका है, रक्तवाहिनी है, वो फेफड़ों के अंदर आती है और जो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है उसको लेकर जाती है शरीर के बाकी ऑर्गन्स, अंगों के पास। अब देखिए, जो आरबीसी है, आरबीसी रक्त के अंदर है तो वो ऑक्सीजन को लेके जाएगी। आरबीसी में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण वो ऑक्सीजन को पकड़ लेती है? तो आपको मैंने बताया कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको जोड़ लेता है? ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। अब हीमोग्लोबिन जब अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेगा तो वो ऑक्सीजन चली जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। अब यही हीमोग्लोबिन जाएगा शरीर के दूसरे अंगों के अंदर, और दूसरे अंगों के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन को उस अंगों के पास में छोड़ देगा, और ये रक्त वापस क्या आते टाइम फेफड़ों में जब रक्त वापस आएगा तो ये खाली आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो अंगों के अंदर बनी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लेकर आता है। जैसे देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार ये आरबीसी है वो गैसों का परिवहन करती है। तो देखिए, ये मान लिए आपके पास है, ये है फेफड़ा, लंग्स, और ये शरीर के बाकी सभी अंग या ऑर्गन मान लो आप। अब कुछ ब्लड वेसल्स है, वो क्या कर रही है? अंगों से निकल रही है। अब देखिए, आपने जब श्वास लिया तो आपने अंदर कौन सी गैस ली? आपने गैस ली ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कहां पर पड़ी हुई है? फेफड़े के पास पड़ी हुई है। अब एक रक्तवाहिनी आएगी शरीर के अंगों से निकलकर, ब्लड वेसल्स आएगी और ये फेफड़ों में जाएगी, और फेफड़ों से निकलकर कहां आएगी? वापस शरीर के अंगों के अंदर। अब देखिए, जो ये ब्लड वेसल्स आपके शरीर के अंगों से निकली है वो कहां जा रही है? फेफड़ों के पास जा रही है। क्यों जा रही है? ऑक्सीजन गैस लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने के लिए। अब जब शरीर के अंगों में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये रक्तवाहिनी क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगी अंगों से, और किसको देने के लिए जाएगी? फेफड़ों को देने के लिए जाएगी। अब यहाँ पर जाकर इस ब्लड वेसल्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी? फेफड़ों को दे दी। तो फेफड़ों ने यहाँ से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी। यानी अपन ने श्वास लिया तब अपन ने कौन सी गैस ली थी? ऑक्सीजन गैस ली थी, और वापस अपन ने श्वास छोड़ा तो कौन सी गैस छोड़ी थी? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल गई, अपन ने वापस श्वास लिया तो अपने शरीर में कौन सी गैस आई? ऑक्सीजन गैस आई। ये ऑक्सीजन गैस फेफड़ों के पास पड़ी हुई है, तो फेफड़े ने इसको किस में डाल दिया? इस रक्तवाहिनी में डाल दिया। अब ये रक्तवाहिनी इस ऑक्सीजन गैस को लेकर आ रही है, और किसके पास लेकर आ रही है? शरीर के अंगों के पास। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने श्वास लिया, श्वास में अपन ने ली ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस कहाँ गई? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों ने इस ऑक्सीजन गैस को किस में डाल दिया? रक्तवाहिनी में डाल दिया। ये रक्तवाहिनी फेफड़ों से निकल कर गई शरीर के सभी अंगों के पास। शरीर के सभी अंगों ने क्या किया? इस ऑक्सीजन गैस को ले लिया, और अपने अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको क्या किया? और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्तवाहिनी में डाल दिया, और इस रक्तवाहिनी ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर किस में डाल दिया? फेफड़ों में। तो ये पूरा परिघटना हो गई। अब अपन ने पढ़ा था आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो आरबीसी कहाँ है? यहाँ पर आरबीसी है इस रक्तवाहिनी के अंदर।
इस रक्त वाहिनी के अंदर क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, और रक्त के अंदर क्या है, आरबीसी है, यानी आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, यहां से किसको पकड़ रहा है, अपने साथ बिठा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ पर ले जाकर किसको दे रहा है, फेफड़ों को। वापस हीमोग्लोबिन ने अपने साथ यहाँ पर किसको बिठाया, ऑक्सीजन को, और ले जाकर किसके पास छोड़ दिया, अंगों के पास। यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन है वो एक गाड़ी की तरह काम कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों गैसें क्या है, सवारियां है। मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन रूपी गाड़ी ने किसको बिठाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाली सवारी को बिठाया, और ले जाकर कहां पर छोड़ दिया, फेफड़ों के अंदर। यहां से वापस फेफड़ों से इस हीमोग्लोबिन वाली गाड़ी ने किस सवारी को बिठाया, ऑक्सीजन वाली सवारी को बिठाया, और इस ऑक्सीजन वाली सवारी को लाकर कहां पर छोड़ दिया, शरीर के अंगों के अंदर। तो हीमोग्लोबिन ने ये गाड़ी की तरह काम किया, गैसों को पहुंचाया और वापस लेकर आया। तो हीमोग्लोबिन का है मेनली कार्य, लेकिन हीमोग्लोबिन पाया कहां जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। इसलिए ये गैसों को परिवहन करने का काम किसका माना जाएगा, आरबीसी का। अपन को यहाँ पर एक लाइन ध्यान रखनी है कि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी का काम है गैसों का परिवहन करना। कौन सी गैस है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, रक्त के अंदर अगर अलग प्रकार की और कोई भी गैस मिली हुई है तो उनको भी जोड़ने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी करती है। लेकिन मेनली अपने शरीर में दो ही प्रकार की गैसें चलती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसों को परिवहन करने का काम किसका है, आरबीसी का। आरबीसी ये काम क्यों करती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो एक गाड़ी की तरह काम करता है, गैसों को सवारियों की तरह अपने साथ बिठाता है, और फेफड़ों से लाकर अंगों को देता है, और अंगों से ले जाकर फेफड़ों को देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आया। अगर इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट लिखिए, मैं वापस इसको समझा के आपको प्रोसेस बता दूंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इसका आकार होता है उबिया अवतल, यानी ये दोनों साइड से कैसी होती है, दोनों साइड से होती है ये अवतल, इसलिए इसका आकार बता दिया उबिया अवतल। इसका जीवन काल 120 दिन, यानी जब ये अस्थि मज्जा में बनेगी उसके बाद ये 120 दिन तक जीवित रहेगी, और उसके बाद ये नष्ट होकर किसके अंदर गिर जाएगी, प्लीहा के अंदर। यानी आरबीसी का जन्म स्थान तो है अस्थि मज्जा या बोन मेरो, और इसका मृत्यु वाला स्थान है या कब्रिस्तान है प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का काम क्या होता है, गैसों का परिवहन करना। मुख्य रूप से दो गैसें कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आरबीसी के ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस जरूर बताना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी के कुछ और पॉइंट्स होते हैं कि वो पॉइंट्स अपन को और देखने की आरबीसी किस प्रकार करती है। अगर शरीर में आरबीसी की कमी है तो आरबीसी के उस रोग को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो आरबीसी है ना, वो उसकी संख्या देखते हैं अपन सबसे पहले कि आरबीसी की संख्या किस प्रकार क्या प्रोसेस करती है। तो जो आरबीसी की संख्या है ना, वो पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। कारण क्या है कि जो महिला है उनके अंदर हर 28 दिन के बाद या 30 दिन के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके कारण शरीर से ब्लीडिंग होती है, या गर्भावस्था के पश्चात 9 महीने के पश्चात जब प्रसव होता है तो भी महिला के शरीर से ब्लड की हानि होती है, ब्लीडिंग होती है। तो उस कारण महिला के शरीर में थोड़ी बहुत मात्रा में पुरुषों की तुलना में रक्त की क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो आरबीसी की जो संख्या है वो ही संख्या काउंट की जाएगी कि रक्त की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो अपन देखते हैं दोनों के अंदर संख्या अलग अलग की, पुरुषों में आरबीसी की संख्या क्या होती है और महिला के अंदर आरबीसी की संख्या क्या होती है। तो देखिए जो पुरुष है उनके अंदर संख्या मानी गई है लगभग 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। ये अपन इकाइयां चेंज भी कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की इकाइयां हो सकती है, जिसमें अपन मैं बताऊंगी कि आपको कैसे आप चेंज कर सकते हो। जो महिला है उसके अंदर संख्या होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। अब देखिए पुरुष के अंदर है 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब और महिला में 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन
बराबर कितना होता है 10 लाख। तो बताइए 5 मिलियन बराबर कितना होगा 50 लाख, और 4.5 मिलियन बराबर 45 लाख। आप या तो मिलियन के रूप में लिख सकते हो संख्या, या आप लाख के रूप में लिख सकते हो। लास्ट में आपको यूनिट यही रखनी है, मिलीलीटर क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार आप 4 मिलियन बराबर 40 लाख और 4.5 मिलियन बराबर 45 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। ध्यान रखना यहाँ 4 से 4.5 लाख मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ 4 मिलियन है और यहाँ 40 लाख है, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 4 मिलियन बराबर 40 लाख। तो आप दोनों ध्यान रखना, आप यूनिट में किसी में भी चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको क्या रखना है, यहाँ पर मिलीलीटर क्यूब रखना है। ठीक है, ये संख्या ध्यान रखना महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी आरबीसी की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब एक बात और पूछा जाता है कि अगर ऊंचाई पर जाएंगे अपन, तो अपने शरीर में क्या है, आरबीसी की संख्या है वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। अब बढ़ क्यों जाएगी, क्योंकि अपन को पता है कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या है, कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर कम होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि अपने शरीर में ऑक्सीजन गैस आनी चाहिए, उसके बदले अपने शरीर से ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। क्यों, क्योंकि गैसों का ये गुण होता है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगी। अब अपने शरीर में दाब है वो बढ़ जाएगा और बाहर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो गैस है क्या है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो अपने शरीर में दाब ज्यादा है, बाहर कम है, तो अपने शरीर से ऑक्सीजन गैस क्या है, बाहर निकलने लगेगी। और आपको पता है कि अपने शरीर में गैसों को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर। यानी आरबीसी ज्यादा होगी तो गैसों को पकड़ने वाले सैनिक भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब आप देखो, आप जमीन पे खड़े हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन फुल आ रही है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी अगर नॉर्मल होगी, तो भी वो किसको पकड़ के रख लेगी, ऑक्सीजन को। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो ये ऑक्सीजन गैस क्या है, बाहर निकलना चाहिए। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में वो भी निकल रही है, तो अपन को आवश्यकता है कि अपन ऐसी कुछ प्रयास करें जिससे जो ऑक्सीजन है वो शरीर में ही रहे, बाहर वापस ना निकले। तो हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ पर सेना को बढ़ा देंगे। अपन किसको बढ़ा देंगे, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन अपन कब बढ़ा सकेंगे, जब अपने पास में ज्यादा मात्रा में क्या होगी, आरबीसी होगी। क्योंकि अगर आपने ऊपर जाके अपने शरीर ने अनुकूलित होकर आरबीसी नहीं बढ़ाई, तो अपने पास हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और कम सेना होगी तो जो शत्रु है वो भाग जाएगा, वो रुक नहीं पाएगा। और अपन को क्या करना है, जो भी है अपने पास उसको रोकना है। अब अगर एक आदमी और उसको एक ही रोकेगा तो वो क्या पता वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो भाग भी सकता है। लेकिन अगर एक आदमी को पकड़ने के लिए 4 है, पकड़ने वाले, रोकने वाले और भागने वाला एक है, तो कन्फर्म है कि वो उसको जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे। तो यही कारण है कि बाहर ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगी अगर अपने शरीर में अपन आरबीसी बढ़ा लेंगे। आरबीसी बढ़ाएंगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक लाइन यही ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा ना, तो उसके शरीर में क्या है, आरबीसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आरबीसी बढ़ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक व्यक्ति समतल मैदानों में खड़ा है और एक व्यक्ति पहाड़ों पर खड़ा है, तो बताइए ज्यादा मात्रा में आरबीसी की संख्या किस में होगी। तो ज्यादा मात्रा में आरबीसी की संख्या होगी पहाड़ों वाले व्यक्ति में। क्यों होगी, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम है और ऑक्सीजन गैस को रोकने के लिए शरीर उस टाइम अनुकूलित हो जाता है और अपने शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। या आपको पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति समतल मैदानों में खड़ा है, एक ध्रुवों पर खड़ा है, तो बताइए ज्यादा लाल रंग किसका होगा। आपको पता है आरबीसी लाल रंग प्रदान करती है, तो ज्यादा लाल रंग उसी में होगा जिसमें आरबीसी ज्यादा होगी। तो ज्यादा आरबीसी ऊंचाई वाले में होगी, यानी ध्रुवों वाले व्यक्ति होगा वो ज्यादा लाल रंग का होगा। ठीक है, उसके बाद अपन और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कुछ। अब देखिए, जो मैंने आपको संख्या बताई थी, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में होती है 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब, पुरुषों में 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। अगर आपको ये किसी और यूनिट में भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें भी चेंज करके बता दूंगी। अब आरबीसी में मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, पता है आपको, और उसी के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है।
हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? फेरस धातु। इसमें धातु होगी फेरस धातु, जो किस फॉर्म में पाई जाती है? Fe+2 के रूप में। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के अंदर जो फेरस धातु होती है वो +2 के रूप में होती है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर पूछे हीमोग्लोबिन में जो लोहा है या आयरन है वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, तो वो ध्यान रखना वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होती है वो किस नाम की होती है? हीम नाम की होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि आरबीसी की कमी से, ये जो पॉइंट है वो सब किसके पॉइंट है? ये पॉइंट है आरबीसी के। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखना आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। यदि आपके शरीर में आरबीसी की कमी है तो वो कमी क्या बोली जाएगी? वो बोली जाएगी खून की कमी। और मेनली रक्त की कमी या खून की कमी क्या कहलाती है? हीमोग्लोबिन की कमी। देखिए अपने शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, रक्त के अंदर, आरबीसी के अंदर, उसकी मात्रा कितनी होती है? जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा यही होती है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर आपका ब्लड टेस्ट किया जाए, जिसको टेस्ट बोलते हैं हीमोग्राम टेस्ट, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जाए तो उसको बोलते हैं हीमोग्राम टेस्ट। अगर वो टेस्ट किया जाए और इसकी वैल्यू 12 से कम आई, यानी 8 से 10 के बीच में आए, तो अपन बोलेंगे कि आपके शरीर में खून की कमी है, रक्त की कमी है। रक्त की कमी का मतलब रक्त में घुली हुई हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी कम है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रक्त की कमी, या अपन रोग को क्या बोलेंगे? एनीमिया रोग, ठीक है। तो ध्यान रखना कि शरीर में, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। अगर ये वैल्यू 12 से कम आ रही है मतलब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, खून की कमी बोल सकते हो आप उसको, रक्त की कमी बोल सकते हो, और सामान्य भाषा में उसको एक टर्म में किस प्रकार प्रदर्शित करोगे कि आपको एनीमिया हो गया है। एनीमिया हो गया मतलब आपके शरीर में रक्त की कमी है, और मुख्य रूप से कमी किसकी है? रक्त में घुले हुए हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अब स्तनधारी क्या है? मैमल्स, वे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? स्तनधारी। और उनकी जो आरबीसी होती है ना, उसमें केंद्रक नहीं होता है। आपको पता है कि आरबीसी क्या है? एक प्रकार की कोशिका है, और जहां पर कोशिका होगी ना उसके अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस जरूर होगा। सेल में न्यूक्लियस जरूर होता है। देखिए कोई भी ये कोशिका होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। लेकिन अपनी जो आरबीसी है ना, ये एक इस प्रकार की कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता। अपनी मतलब अपन क्या है? स्तनधारी है, मेमल्स है। तो अगर हमारी आरबीसी को निकाल के आप देखोगे तो हमारी आरबीसी में क्या नहीं होगा? हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। अपनी आरबीसी कंट्रोल जो साइटोप्लाज्म है वही करेगा, अपनी कोशिका में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। अपन सभी जो स्तनधारी है, स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होगा, लेकिन दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी क्या है? आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। ऐसे कौन कौन से स्तनधारी है? एक तो ऊंट, और एक जंतु होता है लामा, जो ठंडे शीत प्रदेशों में पाया जाता है, सुअर के जैसा प्राणी होता है। उसकी इस आरबीसी में भी क्या नहीं होता है? उसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। मैंने आपको बताया कि जितने भी स्तनधारी है ना, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन ये दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। अपन भी स्तनधारी है और ये दोनों जीव भी स्तनधारी है, लेकिन हमारी अगर आरबीसी निकाल के देखेंगे तो उसमें केंद्रक क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन ये दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में आपको केंद्रक दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। या आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से दो स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है? तो ऊंट और लामा, इन दोनों जीवों को छोड़कर बाकी जितने भी मैमल्स है, स्तनधारी है, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। उसके अलावा अपने जो आरबीसी है ना, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों अनुपस्थित होते हैं अपनी आरबीसी के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी जो ऑर्गेनेल्स है, आगे मैं आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर कि जो कोशिका होती है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा, आप पढ़ के आए हो सेल बायोलॉजी 11th के अंदर, तो आपको कुछ याद होगा कि कोशिका क्या चीज थी, उसके अंदर क्या क्या पार्ट थे। लेकिन वापस मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कोशिका क्या है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं जो अपनी आरबीसी में नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो रिवाइज करवाना है। तो देखिए, ये मान लिए आपकी कोशिका है, कोई भी शरीर की कोशिका हो सकती है, कोशिका या सेल। अब कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, और इस केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र और पाई जाती है केंद्रिका, और जो यहां पर कुछ चपटी संरचना होती है, इस चपटी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको बोला जाता है कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसको आप कोशिका का इंजन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कोशिका को एनर्जी देने का काम करता है, शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा यहाँ पर एक जाल जैसी संरचना थी, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इस जालिका पर कुछ पाए जाते हैं पार्ट जिसको बोलते हैं राइबोसोम, और इन राइबोसोम के कारण ये दो प्रकार की हो गई, खुरदरी और चिकनी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा यहाँ कुछ दानेदार संरचना थी, उनको बोला गया था अपन ने राइबोसोम। तो कुल मिलाकर ये कोशिका के कुछ पार्ट है, यहाँ पर कुछ थी गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, यहाँ पर थे लाइसोसोम, कोशिका की आत्मघाती थैली, और गोल्जी काय को बोलते हैं कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। तो ये अपन ने 11th में कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो अपन वापस रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज थी। आप भूल चुके हो तो वापस देख लीजिए एक बार कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा देने वाला भाग था, चपटी बेलनाकार संरचना थी, उसको अपन ने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी सेल्स थी सब के अंदर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, और ये क्या था, केंद्रक था, न्यूक्लियस, अंदर वाला जो ये गोलाकार पार्ट है ये क्या है, केंद्रक। तो इन कोशिकाओं के अंदर क्या पार्ट थे, दो पार्ट थे मुख्य रूप से, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, और अन्य पार्ट भी थे। लेकिन अपनी जो आरबीसी के अगर आप देखोगे वो भी एक प्रकार की कोशिका है, लेकिन इसके अंदर आपको ये दोनों पार्ट नहीं दिखेंगे। अपनी आरबीसी में ना तो केंद्रक होता है और ना ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऐसे दो स्तनधारी कौन से जिनकी कोशिका में केंद्रक होगा, ऊंट और लामा। तो ये पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखना कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। उसके बाद देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन गैस को लेकर जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है और उस गाड़ी के साथ सवारी कौन सी बैठी हुई है, ऑक्सीजन। तो ये नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन आता है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जुड़ेगी ना, हीमोग्लोबिन, और उसके साथ अगर आपने क्या जोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स ध्यान रखना कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ी हुई है तो उसको अपन बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी हुई है तो उसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये अपन के कुछ आरबीसी के पॉइंट्स थे जो अपन ने पढ़े थे। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका के अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे, एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ध्यान से देखना आप सभी।
देखिए सबसे पहले पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या बताया था, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम अपन ने बताया था थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का आकार कैसा होता है, उबिया अवतल, यानी दोनों साइड से कैसी होगी, अवतल होगी। और दोनों साइड से होती है इसलिए नाम दे दिया उभय। उभय प्लस अवतल बराबर उबिया अवतल, यानी आरबीसी का आकार होता है उबिया अवतल, एमबीजीएस। उसके बाद इसका जीवन काल, यानी ये इसका जब निर्माण हो जाता है तो कितने टाइम तक आरबीसी पड़ी रहती है, ब्लड में नष्ट नहीं होती है, तो 120 दिनों तक जीवित रहती है ये। फिर है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कोई अंग नहीं है बल्कि एक अंग का भाग है। अंग क्या है, हड्डियां हैं, और हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है उसमें एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अस्थि मज्जा या बोन मेरो। यह दो प्रकार का होता है, लाल और पीला। जो लाल वाला होगा वो किसका निर्माण करेगा, आरबीसी का। जो पीला वाला होगा वो किसका निर्माण करेगा, डब्ल्यूबीसी का। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो भी आपको आंसर अस्थि मज्जा करना है। और अगर आपको डब्ल्यूबीसी का पूछे कि निर्माण कहाँ होता है, तो भी आपको आंसर क्या करना है, अस्थि मज्जा। बेटर होगा आप दोनों के अलग अलग लिखे कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा करता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीला अस्थि मज्जा करता है। उसके बाद है आरबीसी का कब्रिस्तान। मैंने आपको बताया कि जब आरबीसी का निर्माण हो जाता है अस्थि मज्जा में तो वो 120 दिन तक जीवित रहती है, लेकिन जब वो नष्ट हो जाएगी तो किस अंग के अंदर जाकर गिरेगी, प्लीहा के अंदर, या अपन उसको स्प्लीन भी बोलते हैं, या इसका सामान्य भाषा में नाम तिल्ली भी है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि आरबीसी का काम क्या है, गैसों का परिवहन करना। मुख्य रूप से दो गैसें कौन कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 तथा CO2। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट था अपन के आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब ये होती है पुरुषों में, और महिला में होती है 4 से 4.5 मिलियन प्रति मिलीलीटर क्यूब। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, पुरुष में होती है 45 से 50 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब, और महिला में होती है 40 से 45 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब। आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, फेरस धातु, जो Fe+2 के रूप में रहती है, यानी उस धातु पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। +2 बोलना, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है। तो अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था दे दे और ऑप्शन में पूछे कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन धातु होती है उस पर ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पहला ही ऑप्शन होता है 2, तो नहीं, अपन को करना है +2 लिखना है। अगर आप पूरा +2 लिखोगे तभी तो आपके सही पूरे नंबर मिलेंगे, वरना 2 तो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो अपन को पूरा आंसर क्या लिखना है, +2। तीसरा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया को अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, खून की कमी या रक्त की कमी, खून की कमी। फिर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऐसे कौन से 2 स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, ऊंट और लामा। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता, और उसके अलावा और क्या नहीं पाया जाता है, और नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अगर ऑक्सीजन मिली हुई होगी हीमोग्लोबिन के साथ तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी रहेगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये अपन कहते हैं आरबीसी के कुछ पॉइंट। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी। आपके सामने आरबीसी का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये जो अंदर से धसी हुई सतह दिखाई दे रही है, मतलब ये सतह कैसी है, ये सतह है अवतल, अवतल सतह दिखाई दे रही है आपको। ये जो सतह है वो कैसी है, अवतल। और ऐसी सतह आपको इस पीछे की साइड से भी दिखाई देगी, यानी ये दोनों तरफ से इस प्रकार अंदर धसी हुई होती है, तो इसका आकार कैसा हो गया, उबिया अवतल। ध्यान रखना, आप थोड़ा समझने के लिए डायग्राम दिखाया गया आपको, तो ध्यान रखना कि ये कैसी है। एक तो लाल रंग की दिखाई दे रही है, मतलब ये आरबीसी है, और अंदर से सतह दोनों साइड से धसी हुई है, इसलिए इसका आकार हो गया उबिया अवतल। अब अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी या इसको फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, श्वेत रक्त कणिका।
श्वेत रक्त कणिका। अपन इसको श्वेत रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो WBC है, मैंने आपको पहले से इसका नाम बता दिया कि इसका अन्य नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। RBC का क्या था, इरिथ्रोसाइट। अब अपन देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि RBC का आकार कैसा होता है, उबिया अवतल होता है। ठीक है, तो देखिए जो WBC है ना, ये कभी तो होती है गोल, कभी होती है ये चपटी चौकोर आकार की, कभी होती है ये बेलनाकार। यानी इसका जो आकार है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। कभी ये त्रिभुजाकार हो जाती है, यानी एक फिक्स आकार में नहीं रहती है, अपनी शेप है वो चेंज करती रहती है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, यानी इसका अनियमित आकार होता है, अनियमित आकार होता है। अब अनियमित आकार होता है यानी आकार होती है, अपना शेप होती है, वो चेंज करती रहती है। उसी प्रकार एक जीव होता है जिसका नाम है अमीबा। ये जो अमीबा है ना, ये भी अपना आकार कंटिन्यू चेंज करता रहता है, और इस अमीबा के नाम पर ही WBC को बोल दिया अमीबोइड कोशिका, अमीबोइड सेल्स। क्योंकि ये कोशिका क्या है, अमीबा जीव की तरह अपना आकार चेंज करती रहती है। अगर अमीबा होता है वो भी अपनी शेप कंटिन्यू चेंज करता रहता है, कभी गोल हो जाता है, कभी चौकोर हो जाता है, कभी चपटा हो जाता है, कभी त्रिभुजाकार हो जाता है। उसी प्रकार WBC अपने शेप को चेंज करती रहती है, इसलिए इसका नाम भी क्या दे दिया, अमीबोइड कोशिका। क्वेश्चन आपको अगर घुमा के पूछे कि अमीबोइड कोशिका के बारे में बताइए, तो अमीबोइड आपको पता होना चाहिए कि अमीबोइड कोशिका इसने किसको बोला है, अमीबोइड कोशिका बोला जाता है WBC को। फिर पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितना है, यानी WBC जन्म लेने के बाद या बनने के बाद कितने टाइम तक जिएगी, तो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, 1 से 4 दिन होता है। और WBC का निर्माण कहां पर होगा, अस्थि मज्जा। कौन सी अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। येलो बोन मैरो के अंदर किसका निर्माण होगा, WBC का निर्माण होगा। और निर्माण होने के बाद ये कितने टाइम तक जीवित रहेगी, 1 से 4 दिन तक। अब देखिए WBC का काम क्या है, जो WBC है ना वो काम क्या करेगी, इसका क्या रोल होता है ब्लड के अंदर। तो WBC अपने जो ब्लड है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। काम क्या करती है कि अगर अपने शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश कर गया तो WBC क्या करेगी, उसको घेरेगी और उसको चारों तरफ से घेर कर क्या कर लेगी, नष्ट कर लेगी। इस नष्ट करने के आधार पर और संख्या के आधार पर WBC कई प्रकार की होती है। उसमें WBC के जो अलग अलग प्रकार है उनके अलग अलग कार्य है। कुछ होती है वो तेजी से रोगाणु को नष्ट करती है, कुछ धीरे से करती है, कुछ अपने शरीर में अलग प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो WBC का काम क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाना, यानी प्रतिरक्षा का कार्य है इसका। प्रतिरक्षा किसको बोलते हैं, अगर कोई रोग कारक शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको नष्ट करने के लिए जो शरीर में पावर उत्पन्न हो जाती है, क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसको ये अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बोलते हैं अपन। इम्यूनिटी का वर्क होता है इसका, किसका, WBC का। ठीक है, तो ध्यान रखना WBC अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। उसके अलावा आप देखिए, अगर अपने शरीर में कभी आप देखते हो कि एलर्जी हो जाती है, एलर्जी के टाइम क्या होता है कि अपने शरीर में खुजली आने लगती है, स्किन लाल हो जाती है, तो उसका कारण क्या है कि उस टाइम शरीर में WBC की संख्या क्या है, बढ़ गई है। WBC की संख्या बढ़ गई मतलब कोई ना कोई बाहर से रोगाणु आया है, तभी तो अपने WBC ने अपनी सेना खड़ी कर दी, अपनी संख्या बढ़ा दी, वरना क्या जरूरत थी उसको अपनी संख्या बढ़ाने की। WBC ने अपनी संख्या खड़ा कर दी मतलब कोई ना कोई बाहर से रोगाणु आया तो उसको मारने के लिए उसने अपनी फौज तैयार कर दी है, और फौज तैयार कर दी है मतलब WBC की संख्या बढ़ गई है। तो जब अपन देखते हैं कि WBC की नॉर्मली संख्या होती है 4000 से 11000 के मध्य। अगर आप ब्लड काउंट करोगे ना तो ब्लड के अंदर WBC की संख्या अगर नॉर्मल है तो 4000 से 11000 के बीच में आएगी। लेकिन यदि WBC की संख्या नॉर्मल नहीं आ रही, मान लो इसकी संख्या आ गई 17 से 18000 के आसपास आ रही है, 20000 आ गई, वो कितनी भी आ सकती है,
अगर 17-18 हजार के आसपास आ रही है मतलब अपने शरीर में किसी चीज से क्या हो रखी है, एलर्जी हो रखी है। यानी ध्यान रखना, एलर्जी के समय शरीर में WBC की संख्या है वो क्या है, बढ़ जाएगी। अगर आपके ब्लड काउंट में WBC की संख्या 1 लाख से ऊपर आ रही है, 1 लाख या लाखों में चली गई है, मतलब उस टाइम व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर या ब्लड कैंसर को अपन सामान्य भाषा में ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ब्लड कैंसर को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया रोग। ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ध्यान रखना, WBC का काम क्या है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षा का काम करना। अगर कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करती है, WBC करती है। अगर एलर्जी हो रखी है तो उस टाइम शरीर में ब्लड में किसकी संख्या बढ़ी हुई आएगी, WBC की संख्या। और अगर WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो व्यक्ति को रोग कौन सा हो जाता है, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकेमिया रोग। ठीक है, तो WBC के ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा आपको बताया गया, संख्या बताएगी आपके सामने 4000 से 11000 के मध्य इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। इसका निर्माण कौन किसमें होगा, अस्थि मज्जा। कौन सी अस्थि मज्जा, पीली वाली, येलो वाली बोन मेरो के अंदर होगा। इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों तक। अब देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है श्वेताणु। श्वेताणु किसको बोला गया है, WBC को ही बोला गया है श्वेताणु। जो WBC है वही क्या है, श्वेताणु। यानी इसको श्वेत रक्त कणिका बोल सकते हैं या अपन श्वेताणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, WBC या श्वेताणु एक ही चीज है। अब ये जो WBC है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिका में WBC, एक होती है कणिका रहित। अब कणिका में का मतलब होता है कि ये जो इस प्रकार की जो प्रकार है WBC का, जो भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर कुछ छोटे छोटे दाने के जैसी संरचना दिखेगी, उसको अपन बोलेंगे कणिका या ग्रेन्यूल्स। इसलिए इन कोशिकाओं को क्या बोला गया, कणिका में। यानी आप ये जो आपको 3 प्रकार की दिखाई दे रही है, पहली है न्यूट्रोफिल, दूसरी है इओसिनोफिल और तीसरी है बेसोफिल। अब आप इनको देख रहे हो तो इन सेल्स के अंदर आपको कुछ कणिकाएं दिखाई देगी, वो पिंडों के रूप में होगी। या तो वो एक पिंड के रूप में सारी कणिकाएं जमी हुई होगी, या 2 पिंड होंगे, या 3 पिंड होंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनके अंदर आपको कुछ कण दिखाई देंगे, इसलिए इन कोशिकाओं को बोल दिया कणिका में WBC। और दूसरे प्रकार की जो आपको दिखाई दे रही वो है कणिका रहित। यानी अगर आप इन सेल्स को देखोगे तो आपको इनके अंदर कोई कणिका या कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देगी, बल्कि ये सीधी दिखाई देगी। ये 2 प्रकार की होती है, पहली है एक केंद्रकाणु और दूसरी है लस्सीकाणु। तो अपन को सामने ये जो पार्ट्स है वो अलग अलग बताए गए हैं कि कणिका में WBC है वो 2 प्रकार की, उनमें जिनमें ग्रेन्यूल्स कणिकाएं दिखाई देती उसको बोल दिया कणिका में WBC या कणिका में श्वेताणु। और जिनमें कणिकाएं नहीं दिखाई देगी उसको बोल दिया कणिका रहित श्वेताणु। फिर इनको वापस आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो कणिका वाली श्वेताणु है वो 3 प्रकार की होती है, जो कणिका रहित है वो 2 प्रकार की। यानी कुल मिलाकर जो WBC है ना वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें 3 होती है जिनमें कणिकाएं पाई जाती है और 2 होती है उनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है। तो ये जो WBC के आपको प्रकार दिखाए गए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका अलग अलग काम है। और प्रत्येक WBC जो है वो कुल WBC का कितना % भाग होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक की आपके स्टूडेंट्स यहीं तक की क्लास थी, यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।